साथियों नमस्कार, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश जीके पढ़ाने जा रहा हूं और ये यूपी जीके खास करके उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश इसलिए सबसे पहले देख रहे हैं क्योंकि इससे 20 प्रश्न आएंगे और जो बच्चे यहाँ पर कमज़ोर होंगे उनका आगे परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पीईटी में अच्छा स्कोर किया होगा और आपने लेखपाल का फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द हम लोग पढ़ते हैं। चीज़ों को मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप लोग नोट भी करते जाइएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी जीके आप लोग हर जगह पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे 10-10 मिनट के, जिसमें हम लोग वो उतनी जानकारियाँ कवर कर लेंगे जो उनके 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो में भी जानकारियाँ कवर करने को नहीं मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश जो है ये देश के उत्तर मध्य में स्थित है, यानी कि जब भारत का नक्शा आप देखेंगे तो उसमें उत्तर मध्य के भाग में उत्तर प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम भी उत्तर प्रदेश पड़ा है। और यह एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य करने का मतलब ये क्योंकि ये एक देश के साथ भी बॉर्डर साझा करता है, नेपाल बॉर्डर। ठीक, इसके आगे अगर बात किया जाए तो इसके उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की, तो ये आपको मिलता है 23 अंश 52 मिनट से 38 अंश 28 मिनट, और उसके बाद ये मिलता है आपको 77 अंश 5 मिनट से लेकर 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आ गया। उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, ये करीब 650 किलोमीटर। वही अगर बात किया जाए दोस्तों इसके नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई की, तो ये आपका आता है करीब 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों इससे बड़े जो 3 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनको अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी एक आया था, यह भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये भारत का 7.33% भाग कवर करता है। एक नज़र अगर हम इसके मैप पर मार दें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ये रहा आपका प्यारा सा राज्य, और उत्तर प्रदेश एक देश से जुड़ा हुआ है, ये नेपाल राज्य से बॉर्डर साझा कर रहा है, और बाकी ये 9 अलग अलग भारत के राज्यों के साथ भी बॉर्डर साझा करता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यानी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, नेपाल एक देश है। इसके अलावा ये 8 राज्यों के साथ भी बॉर्डर साझा करता है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है उत्तराखंड पहला, हिमाचल प्रदेश दूसरा, हरियाणा तीसरा, और इसके बाद राजस्थान चौथे नंबर पर आ जाता है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्यों के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो नॉर्थ में हिमालय और शिवालिक श्रेणी की रेंज से ये घिरा हुआ है। हिमालय की जब आप बात करेंगे तो उसकी हिमालय में अलग अलग श्रेणियां हैं, और जो सबसे निचली श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी नॉर्थ में इसके है। और पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पश्चिम में यमुना नदी और विंध्य श्रेणियाँ इसका बॉर्डर डिसाइड करती हैं, और ईस्ट में यानी कि पूरब में गंडक नदी है जो बॉर्डर डिसाइड करती है बिहार वाले एरिया पर। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों जलवायु की, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? उपोष्ण जलवायु है। इसके साथ अब हम इसके भूगर्भ संरचना की बात करेंगे। ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश किस महाद्वीप का भूभाग है? तो यह गोंडवाना लैंड का भूभाग है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है गोंडवाना लैंड, उसका ये भूभाग है उत्तर प्रदेश। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक पठारी भाग है, और जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसका भी ये एक हिस्सा माना जाता है। और
इसका निर्माण जो हुआ है ये पठारी भाग का दक्षिण का, वो विंध्य क्रम की शैलियों से हुआ है। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे हुआ है। और विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो हैं उनका कुछ खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो दक्षिण के पठारी भाग का भी विशेषता है अपने, यहाँ पर जीवाश्म का अभाव होता है और यहाँ की शैलों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर बहुत मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बलुआ पत्थर के लिए, डोलोमाइट के लिए और चूना पत्थर, इन तीनों चीज़ों के लिए विंध्याचल की पहाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में आते हैं और ये एक पठारी हिस्सा है दोस्तों। आगे बात करें तो एक बुंदेलखंड का भी हिस्सा इसका पड़ता है, जिसमें फेल्सपार, रेड क्वार्ट्ज और हॉर्नब्लेड क्लोराइड, ये बुंदेलखंड नीस भी बोले जाते हैं। बुंदेलखंड नीस में 3 मुख्य चीज़ें आती हैं, जिसमें फेल्सपार, रेड क्वार्ट्ज और हॉर्नब्लेड क्लोराइड आता है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। देखिए नॉर्थ में तो आपको पता चल गया, जैसे उत्तर प्रदेश के मैप में जो नॉर्थ का हिस्सा है वो क्या है, वहाँ पर शिवालिक श्रेणी आपको देखने को मिलती है। जो साउथ का हिस्सा है वहाँ पर क्या है, विंध्याचल की श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ के बीच का जो हिस्सा है यह पूरा एक मैदानी भूभाग होता है। इस पूरे मैदानी भूभाग में आप देखेंगे दोस्तों तो ये गंगा और जमुना का यहाँ पर मैदान मिलता है आपको। और गंगा यमुना का जो मैदान है ये एक दोआब का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है। तो भारत की जो खेती है, ये खेती के लिए भी देश का ये बहुत ही उपजाऊ प्लेस माना गया है दोस्तों। इसके साथ यहाँ पर जब गंगा और यमुना का दोआब है तो यहाँ पर उनकी रफ्तार भी कम होने लगती है, क्योंकि वो मैदानी समतल इलाके में जब जाती हैं तो वो अपने साथ जो भी मिट्टियाँ बहा कर लाती हैं उन मिट्टियों को भी वो छोड़ती चली जाती हैं, उन सिल्ट को भी वो छोड़ती चली जाती हैं। उन्हीं को जलोढ़ बोला जाता है, जलोढ़ या कांप बोला जाता है उन्हें। और जो पुरानी जलोढ़ होती हैं उनको बांगर और जो नई जलोढ़ होती हैं उनको खादर की संज्ञा दी जाती है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है, तो ये आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए। पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहती हैं। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आगे अगर बात करें तो भाभर क्षेत्र और तराई क्षेत्र से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल के वीडियो में हम लोग इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब गंगा और यमुना हिमालय से नीचे आती हैं तो शुरू में उनको ढलान मिलता है। इसको हम मैप के भी माध्यम से देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। शुरू में उनको ढलान मिलता है तो वहाँ पर उनकी स्पीड तेज़ होती है, तो वो अपने साथ बड़े कणों को भी बहा कर लेकर आती हैं। लेकिन वे बड़े कण जब मैदानी इलाकों में आते हैं तो वो बड़े कंकड़ पत्थर और वो मोटे बालू के जो दाने होते हैं वो नदियाँ अपने साथ बहा कर नहीं ले जा पाती हैं, इसीलिए वो सब उधर ही बैठ जाते हैं। और बाद में पतले बालू के जो दाने हैं, जो बारीक कण हैं, वो उनके साथ आगे बढ़ते हैं, जो उनके मैदानी इलाकों में भी आते हैं। तो जिन इलाकों में इनके मोटे कण गिर जाते हैं और मोटे कणों से जहाँ की मिट्टी का निर्माण होता है वहाँ उस क्षेत्र को भाभर क्षेत्र बोला जाता है। और जहाँ पर बहुत ही महीन छोटे छोटे कणों का सिल्ट एकत्रित होता है वहाँ तराई क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो तराई क्षेत्र है, जो जहाँ पर जो छोटे छोटे कण एकत्रित होते हैं उन कणों में वर्षा का जल, जो पानी होती है बरसात का, वो इकट्ठा रहता है और वो अपना नमी जल्दी छोड़ते नहीं हैं, तो वहाँ पर गन्ने और धान की पैदावार बहुत अधिक होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम कल के भी वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए, मैं आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।